हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सवेरा स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th की साइंस या सीईआरटी की। इसके अलावा हमने 3 to 5 जो ईवीएस है उसको डिस्कस कर लिया है, और 6 to 8 जो हिस्ट्री है उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 6 and 7 की जो साइंस है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। और जो ये सीईआरटी है ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी साफ मेंशन किया गया है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सीईआरटी बेस्ड ही होंगे। और साथ ही यदि आप प्रीवियस ईयर देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो सीईआरटी से बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए सीईआरटी। और इन सभी की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी नोट जो हैं वो हैंड रिटन ही हैं, तो रिवाइज़ करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ईजिली आप रिवाइज़ कर सकते हैं कम टाइम में, क्योंकि बुक्स पढ़ने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और इसका जो पहला चैप्टर है वो है दहन और ज्वाला। तो यदि पदार्थ जलता है तो दाह, और नहीं जलता है तो उसे अदाह कहते हैं। यही पहला पॉइंट था जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें, कि यदि कोई पदार्थ जल जाता है तो वो दाह होता है, और नहीं जलता तो फिर उसे अदाह कहते हैं। इसके अलावा ज्वलन ताप, यानी कि ज्वलन ताप किसको कहते हैं, तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। यानी कि कोई जो पदार्थ है कोई, उसका वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर वह जलने लगता है, मतलब अधिकतम नहीं बल्कि न्यूनतम, यानी कि इतना न्यूनतम ताप हो कि जिस तापमान पर वह जलने लगे वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। और सभी पदार्थों का जो तापमान है वो अलग अलग होता है। किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा तो वह नहीं जलेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई जो पदार्थ है जितने तापमान पर जलता है, मतलब जितने न्यूनतम तापमान पर जलता है, उससे भी यदि उसका मान कम रहेगा तो फिर वह नहीं जलेगा। यानी कि वह उसी न्यूनतम तापमान पर जलेगा, उससे कम पर नहीं जलेगा। और सभी पदार्थों का जो ज्वलन ताप होता है वो अलग अलग होता है। किसी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। यानी कि जो पेट्रोल है वो कम ताप पर ही जलने लगता है, क्योंकि वह केरोसिन के ज्वलन ताप से उसका जो तापमान है पेट्रोल का वो कम होता है। इस वजह से जो पेट्रोल है वो जल्दी आग पकड़ लेता है, क्योंकि वो कम ताप पर ही जल जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। और आगे यदि हम बात करें सफ़ेद फास्फोरस की, तो सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। यानी कि उसको कमरे के तापमान पर यदि ऐसे रख दिया जाए तो वो जलने लगेगा, क्योंकि उसका जो ज्वलन ताप है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसलिए इसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर इसको रखना पड़ता है, क्योंकि पानी के अंदर यदि नहीं रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा तो फिर ये जलने लगेगा इसी वजह से। और आगे यदि बात करें माचिस के बारे में, माचिस की कहानी, इसमें एक छोटा सा टॉपिक था माचिस के बारे में, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले 1680 में हुआ था। रॉबर्ट बायल ने कागज़ के टुकड़े पर सफ़ेद फास्फोरस को लगा करके एक माचिस बनाई थी। किंतु जो सफ़ेद फास्फोरस होता है, क्योंकि उसका तापमान बहुत ही कम होता है, तो ये माचिस ख़तरनाक थी, क्योंकि वो तुरंत ही जलने लगती थी। जबकि आजकल की जो माचिस होती है उसमें जब रगड़ होती है तब वो जलती है, जब उसको तीली से ऐसे रगड़ते हैं तब वो जलती है। जबकि जो ये सफ़ेद फास्फोरस वाली माचिस थी तो ये बिना रगड़ के ही जल जाती थी, तो ये काफ़ी हानिकारक थी। इसके अलावा माचिस का जो रूप आज है उसके बनने की शुरुआत 1945 ईस्वी में लाल फोरस के आविष्कार के बाद हुई थी। तो यानी कि 1845 ईस्वी में जब लाल फोरस का आविष्कार हुआ तो उसके बाद फिर जो आधुनिक रूप में आप माचिस देखते हैं उसका प्रयोग बनना स्टार्ट हुआ। तो लाल फोरस का प्रयोग करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टॉन ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। तो किसने बनाई थी? कार्ल लुंडस्टॉन ने। और कहाँ पर? स्वीडन में। और कब? 1855 में। तो जो अब माचिस आती है उसमें लाल फास्फोरस लगा होता है। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है
और आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की आवश्यकता होती है। तो जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि ऑक्सीजन नहीं है कहीं पर तो फिर वहाँ पर आग नहीं जलेगी, यानी कि जो आग जलती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। किंतु जब आग बुझाई जाती है तो बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तभी जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है। दहन की यदि हम बात करें तो दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने लगता है, उसे दहन कहते हैं। एंड आगे यदि हम बात करें मोम की, तो मोम के बारे में भी यहाँ पर कुछ बताया गया था कि मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा जो मोम है वो मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। और माइकल फैराडे ने 1860 ईस्वी में मोमबत्ती का इतिहास बताया था, तो ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। एंड एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट से जब क्रिया आप करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसके साथ साथ अन्य पदार्थ भी बनते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं सेकेंड चैप्टर, तड़ित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। यानी कि जो तड़ित है और जो भूकंप है, ये प्रकृति के दो भयानक रूप हैं, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तड़ित की यदि बात करें तो विशाल स्तर की चिंगारी तड़ित होती है। और पहली बार अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया था। और इन्होंने कैसे दर्शाया था कि इन्होंने एक पतंग बनाई थी और पतंग में इन्होंने रेशम की एक डोर ली थी और उसी में चाबी बांधी थी, और जो पतंग थी उसके ऊपर कोई मतलब एक तार लगा दिया था। उसके बाद जब वो पतंग ऊपर जाती है तो उसमें जो मतलब बारिश के टाइम जो लाइट दिखाई देती है, चमकती है, तो वो उसमें टच होने के बाद उसका जो करंट होता है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फील किया था। तब इन्होंने तड़ित के बारे में बताया था। तो आकाश में कड़क बिजली के कारण ही होती है, ये इन्होंने बताया था। और इसके बाद बेंजामिन के प्रयोग को रूसी वैज्ञानिक रिचमैन ने दोहराया, किंतु झटके से उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि जब पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया तो करंट ज़्यादा नहीं आया होगा, उन्होंने फील किया, किंतु फिर उनके इस प्रयोग को रिचमैन ने भी दोहराया था, तो उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इस बार जो लाइट है वो उसका करंट ज़्यादा आ गया होगा, तो झटके से उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे हम बात करें कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यदि आवेश समान रहेगा तो वह प्रतिकर्षित करेंगे, और जब असमान होगा तो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इसके अलावा कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए बनाई गई युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु के आवेशित या अनावेशित होने का पता करने के लिए जांच की जाती है, तो जांच करने की जो युक्ति होती है उसे विद्युतदर्शी कहते हैं। और सुचालक वस्तु से आवेश का स्थानांतरण होता है। आगे यदि हम बात करें किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया भूसंपर्कन कहलाती है। तो आपने अर्थ का नाम सुना होगा कि घरों में अर्थ बना लिए जाते हैं, तो वही होता है भूसंपर्कन। भूसंपर्कन का इस्तेमाल विद्युत धारा में होने वाले आघात से बचने के लिए किया जाता है। और हवा के रगड़ के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। सबसे ज़्यादा आवेश बादल के निचले हिस्से में होते हैं। कहने से मतलब ये है कि जब बादल बनते हैं तो वहाँ पर आवेश उत्पन्न होता है, और जब बादल बनते हैं और हवा चलती है तो हवा के रगड़ के कारण आवेशों का पृथक्करण हो जाता है। और पृथक्करण किस तरीके से होता है, ये आप एक फिगर देख सकते हैं कि जब बादल बनते हैं और हवा चलने लगती है, तो जब हवा चलती है उसी के बीच से ऐसे गुजरती है तो आवेशों का पृथक्करण हो जाता है। उसमें जो पॉजिटिव आवेश होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं और जो नेगेटिव होते हैं वो नीचे की तरफ, इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। धरती के ऊपर हवा भी आवेशित होती है। जब संचित आवेशों का परिमाण अधिक हो जाता है तो धनावेश और ऋणावेशों के बीच विद्युत प्रवाह के कारण
चमकीली धारियाँ दिखती हैं और तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है। यानी कि जो ये संचित आवेश होते हैं इनका जब परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो धनावेश और ऋणावेशित जो आवेश होते हैं इनके बीच में विद्युत प्रवाह होने लगती है, और जब विद्युत प्रवाह होती है तो जिससे जो आपने बिजली की कड़क सुनी होगी वही चमकीली धारियाँ दिखती हैं और बहुत तेज़ी से ध्वनि भी सुनाई देती है। तो वो इसी कारण से होती है। इसे हम तड़ित कहते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से तड़ित दिखाई देती है और ये नीचे भी आ जाती है, मतलब कभी कभी जो बिजली है बादल वाली वो गिरती है। आवेश के मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने की इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विसर्जन। ये आपको याद रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो आवेश हैं बादलों में वो ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक होते हैं, किंतु नीचे यदि बात करें तो नीचे भी ये पॉजिटिव ही होते हैं। तड़ित से बचने के उपाय क्या हैं? तो तड़ित झंझा अथवा तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है, इस वजह से खुले मैदान में ना रहें। साथ ही बिजली अथवा टेलीफोन के जो तार या खंभे हैं उनसे भी दूरी बना करके रखनी चाहिए। आगे अब हम बात कर लेते हैं भूकंप के बारे में। तो भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। और इसके अलावा 2 पॉइंट दिए हुए थे कि बिहार में विनाशकारी भूकंप 1934-1990 में आया था, और यही एक बार गुजरात में भी काफ़ी विनाशकारी भूकंप आया था 2001 में। तो ये आपको याद रख लेने हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है। इन टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो प्लेटों में विभाजित है, और यही प्लेटें आपस में तैरती रहती हैं। मतलब जो प्लेटें हैं वो एक जगह स्थिर नहीं हैं। इस वजह से जो प्लेटें हैं कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाती हैं, एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, टकरा जाती हैं कभी ना कभी, तो फिर हलचल होती है पृथ्वी में और भूकंप आता है। इसके अलावा कभी कभी भूकंप ज्वालामुखी के फटने, उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराने और कुछ विस्फोट के कारण भी आ जाता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्लेटों के टकराने से भी आए। कभी कभी क्या होता है कि ज्वालामुखी फटा यदि तो भी भूकंप आ जाता है, या फिर कोई उल्का पिंड पृथ्वी से आकर के टकराया, या फिर कुछ और भी विस्फोट हो सकते हैं। इसके अलावा भूकंप की जो तीव्रता है, तो भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। और रॉबर्ट मैलेट, जॉन मिल्व, थुइंग और ग्रे के सहयोग से सतह भूकंप मापी विकसित किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रख लेना है कि जो सतह भूकंप मापी है ये कैसे विकसित किया गया था, क्योंकि पहले ये होते नहीं थे तो भूकंप का पता नहीं चल पाता था कि जो उसका वेग है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता था, या उसकी जो तीव्रता है किस गति से वो आया, ये सारी चीज़ें नहीं पता चल पाती थी। तो रॉबर्ट मैलेट, जॉन मिल्व, थुइंग और ग्रे, इनके सहयोग से सतह भूकंप मापी विकसित किया गया था। आगे हम बात कर लेते हैं कि भारत में मिल्स भूकंप मापियों का उपयोग प्रारंभ हुआ, और 1905 में शिमला, मुंबई, कोलकाता की वेधशालाओं में थुइंग भूकंप मापी लगाए गए। आगे हम देख लेते हैं अगला चैप्टर, और चैप्टर जो तीसरा है वो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जो बिहार राज्य है वो भी कृषि प्रधान देश ही है। सॉरी, देश नहीं होगा यहाँ पर, जो बिहार राज्य है वो भी कृषि प्रधान है। इसके अलावा वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल खरीफ की फसल कहलाती हैं। यानी कि जो वर्षा ऋतु में उपजाई जाती हैं फसलें, यानी कि जून और जुलाई में जिनकी बुआई होती है उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे कि धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, ज्वार। और इनकी कटाई कब होती है? तो कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में, लगभग नवंबर तक भी चली जाती है। इसके अलावा शीत ऋतु में रबी की फसलें, यानी कि जो रबी की फसलें होती हैं इनकी बुआई की जाती है शीत ऋतु में, तो नवंबर और दिसंबर में। और जो रबी की फसलें हैं वो कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ हो गया, चना, सरसों। इनकी कटाई कब होती है? तो मार्च और अप्रैल में इनकी कटाई होती है। आगे हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की फसल जायद फसल कहलाती हैं। तो तरबूज हो गया, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग। और जो ग्रीष्म ऋतु यानी कि इनकी जो बुआई है वो कब होती है? मार्च और अप्रैल में होती है, एंड कटाई जून और जुलाई में होती है।
तो ये तीनों ही आपको याद रखना है कि जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं वो होती हैं खरीफ की फसलें, और शीत ऋतु में बोई जाने वाली रबी की फसलें, और ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली होती हैं जायद की फसलें। इनकी बुआई और कटाई आपको याद रखनी है। आगे हम बात कर लेते हैं, मिट्टी तैयार करना फसल उगाने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि यदि आप फसल उगाना चाहते हैं किसी भी जगह पर, तो मिट्टी को अच्छे से तैयार करना इम्पोर्टेंट है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है, और मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाती है। बुआई के समय कुछ सावधानियां हमको रखनी है कि बीजों के बीच समान दूरी होनी चाहिए। यानी कि जब भी आप बीजों को बो रहे हैं ज़मीन पर, तो उनके बीच में समान दूरी होनी चाहिए। बीजों को गहराई तक बोना, और पक्षियों से सुरक्षा के लिए मिट्टी से उसे ढकना। यानी कि जो पक्षी होते हैं, क्योंकि वो दाने चुग जाएंगे सभी यदि आपने उनको ढका नहीं, तो इस वजह से पक्षियों से सुरक्षा के लिए मिट्टी से उसको ढक देना है बीजों को। इसके अलावा एक चीज़ और आप यहाँ पर देख लेंगे कि फसल उत्पादन के क्रियाकलाप, यानी कि फसल उत्पादन के जो प्रमुख क्रियाकलाप हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो मिट्टी को तैयार करना, उसके बाद बीजों का चयन करना, और उसके बाद बुआई करना, फिर सिंचाई, फिर निकौनी जिसे निराई कहते हैं, यानी कि फसल से खरपतवार वगैरह हटाना, और निकौनी के बाद फिर जब फसल तैयार हो जाती है उसके बाद कटाई करना, और कटाई के बाद गहाई, सफाई एवं उसाई। तो जो फसल है कटने के बाद फसल को जो पौधे होते हैं उनसे अलग करना, ये होती है गहाई, इसी को उसाई या फिर इसी को सफाई कहते हैं। यानी कि जो फसल के पौधे होते हैं उनसे फसल को साफ करना ही ये कहलाता है। आगे भंडारण, जब आप फसल को काट लेंगे, उसकी सफाई कर लेंगे, तो फिर आप उसको भंडारित करेंगे, यानी कि उसको इकट्ठा करके घर में जमा करना, कहीं पर उसका भंडारण करना। आगे हम बात कर लेते हैं, मिट्टी में पोषकों की पुनः प्राप्ति के लिए खेतों में खाद डाली जाती है। खेतों में खाद डाली जाती है, और खाद के अलावा कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें उर्वरक कहते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट, पोटास और पोटेशियम सल्फेट। यहाँ पर ये जो खाद है और जो रसायन है, इनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि खाद और उर्वरक में अंतर क्या होता है। ये आपकी बुक में बताया गया है। तो खाद से मतलब होता है कि एक प्राकृतिक पदार्थ जो गोबर या फिर पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं उनसे बनता है, उसको खाद कहा जाता है। जबकि जो उर्वरक होते हैं वो रसायनों से बनते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है कि खाद किसको कहा जाता है एंड उर्वरक किसको कहा जाता है। तो इन दोनों के बारे में अंतर SCERT में इसी तरीके से बताया गया है कि जो खाद होती है वो अपशिष्ट पदार्थों से बनती है, जबकि जो उर्वरक होते हैं वो रसायनों से बनते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं सिंचाई। तो सिंचाई के बारे में यदि हम बात करें तो बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं होता, इसलिए जल आवश्यक है। तो इस वजह से सिंचाई की जाती है, और सिंचाई की मात्रा जलवायु, फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर भी निर्भर करती है। धान और गन्ना में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो जो सिंचाई है वो फसल, जलवायु और मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है, यानी कि किस फसल में कितनी सिंचाई की आवश्यकता है। किसी में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, किसी में ज़्यादा। जैसे कि धान और जो गन्ना की फसल है उसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। और छिड़काव तंत्र, तो ये सिंचाई की एक विधि है। छिड़काव तंत्र का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? असमतल भूमि के लिए, यानी कि जहाँ पर भूमि समतल नहीं होती ऐसी जगहों पर छिड़काव तंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ड्रिप तंत्र, तो ड्रिप तंत्र से मतलब है कि जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में डालना, यानी कि सब जगह पर सिंचाई ना करना, बल्कि जहाँ पौधे हैं उसी जगह पर पानी डालना बूंद बूंद करके, ये होता है ड्रिप तंत्र। निराई की यदि बात करें तो खेत से खरपतवार हटाना ये निराई कहलाता है। और निराई करने के बाद फसल की कटाई की जाती है, और कटाई के बाद फिर उसका भंडारण होता है। तो भंडारण से पूर्व अनाज को पूरी तरह से सुखाया जाता है ताकि नमी खत्म हो जाए। और FCI सरकारी अनाज के भंडारण का काम करती हैं। FCI का जो फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं रेवड़। तो रेवड़ कृषि विज्ञान के महान ज्ञाता थे, और ये वराह मिहिर के समकालीन थे। इसके अलावा इनके अनुसार आषाढ़ में धान की रोपाई से
जो उपज है वो अच्छी होती है। यानी कि जो धान है उसकी रोपाई हमें कब करनी चाहिए? आषाढ़ में। तो रेवड़ आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं अगला चैप्टर, कपड़े तरह तरह के और रेशे तरह तरह के। तो सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण सन के रेशे से हुआ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो सबसे पहले वस्त्र का निर्माण हुआ था वो किस रेशे से हुआ था? तो वो हुआ था सन। सन की यदि हम बात करें तो सन एक पौधा होता है जिससे सन का रेशा बनाया जाता है। और रेशमी वस्त्र जानता रेशे से बने होने के कारण ताप का कुचालक होता है। इसके अलावा सबसे पहला रेशा देने वाला जो पौधा है वो कौन सा है? हेम्प है। तो देखिए, सबसे पहले रेशा देने वाला पौधा हेम्प है, किंतु सबसे पहला रेशा बनाया किससे गया था? तो वो बनाया गया था सन से। तो ये चीज़ें दोनों ही याद रखनी हैं, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हेम्प की खेती सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया में हुई और 4500 ईसा पूर्व हेम्प की खेती चीन में होती थी। भारत में कपास की खेती 4000 ईसा पूर्व चीन में, मतलब कि भारत की यदि बात करें तो भारत में कपास की खेती 4000 ईसा पूर्व और चीन में रेशम 2500 ईसा पूर्व से प्रयोग में लाया जा रहा है। और आगे बात कर लेते हैं, इंग्लैंड में ऊन का इस्तेमाल 80 ईस्वी से शुरू हो गया था और मैरिनो वूल का उत्पादन स्पेन में 13वीं शताब्दी में होता था। इसके अलावा भागलपुर और कांजीवरम रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध हैं। उसी तरीके से जो ढाका है वो मलमल के लिए प्रसिद्ध है। बालचोर बालचोरी साड़ी के लिए, बनारस बनारसी साड़ी के लिए एंड चंदेरी चंदेरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे हम बात कर लेते हैं, सूती लिनन एवं ऊनी कपड़ों को बहुत दिन तक छोड़ने से उनमें फफूंद लग जाती है। तो फफूंद किस में लग जाती है? सूती वस्त्र, लिनन और ऊनी कपड़ों में। आगे बात करें, मानव निर्मित रेशे को जादुई रेशा भी कहते हैं। एंड रसायन से प्राप्त हुए रेशे को संश्लेषित रेशा कहते हैं, जैसे कि नायलॉन हो गया, डेक्रॉन, टेरिलॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर, टेरिकाट, रेयान। ये सब कैसे हैं? ये रसायन से प्राप्त किए गए रेशे हैं। और यहाँ पर रेयान जो है ये इम्पोर्टेंट है। रेयान को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है, क्योंकि जो रेयान है इसके जो कुछ कुछ गुण होते हैं ये रेशम के तरीके ही होते हैं। ये रेशम जैसा लगता है रेयान, तो इस वजह से इसको कृत्रिम रेशम कहा जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। एक बार मुझे भी कन्फ्यूजन हो गई थी, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशम है। तो जल्दी जल्दी में आप पढ़ लेते हैं कि इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है। तो ऐसे क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यदि आपसे कृत्रिम रेशम पूछा जा रहा है तो आप ऑप्शन जो है आपका वो रेयान सही होगा। और इसके अलावा जो रेयान है 1990 में प्राप्त किया गया था और लकड़ी की लुगदी से ये बनाया गया। आगे हम बात कर लेते हैं कि भारत में रेयान का पहला कारखाना केरल राज्य में 1946 में स्थापित किया गया था। एंड रेयान रेशम से भारी, कड़ा एंड कम लचकदार होता है। और रेयान प्लस कपास मिलकर के क्या बनाया जाता है? बिस्तर की चादर। और रेयान प्लस ऊन मिलाकर के कालीन या फिर गलीचा बनाए जाते हैं। रेयान रेशा बनने की प्रक्रिया बुक में दी हुई थी, तो हमने भी यहाँ पर लिख ली है। वैसे जो इम्पोर्टेंट है, आपसे जो पूछा जाएगा रेयान के बारे में वो यही पूछा जाएगा कि जो कृत्रिम रेशम है वो कौन सा होता है? वो रेयान होता है। बट प्रक्रिया को भी एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि SCERT में दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत तो याद बना रहेगा। कि लकड़ी या बाँस की लुगदी होगा यहाँ पर, तो लकड़ी या बाँस की लुगदी से कास्टिक सोडा की प्रतिक्रिया कराई जाती है और फिर जेंथेट सेलुलोज बनाने के लिए इस लुगदी को CO2 में मिश्रित किया जाता है, जिसे कास्टिक सोडा के घोल में घोल दिया जाता है और इससे लाल अथवा नारंगी रंग का द्रव पदार्थ बन जाता है, जिसे स्वच्छ करने के उपरांत तथा जमने पर चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है। इसके बाद इसको छोटे छोटे छिद्रों से होकर सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल से होकर के ठोस पदार्थ बनाया जाता है। और फिर ये जो ठोस पदार्थ बन जाता है, ये द्रव पदार्थ छोटे छोटे छिद्रों में से निकाला जाता है, उसे तंतु ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद कई सुंदर रेशों को एक साथ खींचा जाता है जो रेशम जैसे होते हैं। अब इन रेशों को साबुन के घोल में धोकर विरंजित करके सुखा लेते हैं। यह रेशा रेयान होता है।
तो इस तरीके से रेयान रेशे का निर्माण किया जाता है। आगे हम देख लेते हैं नायलॉन। तो पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा जो किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया गया था, क्योंकि जो रेयान है उसमें प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग किया गया था क्योंकि वो लकड़ी की लुगदी से बना था। किंतु जो नायलॉन है, तो नायलॉन के लिए आपको क्या याद रखना है कि पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा। एक जो नायलॉन है, तो नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक मजबूत होता है। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी के निर्माण में इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होता है। नायलॉन का जो निर्माण है ये कोयला, जल और वायु से किया गया है। एंड शुद्ध नायलॉन अज्वलनशील है, ये पिघल जाती है, यानी कि जो शुद्ध नायलॉन होगा ये जलेगा नहीं बल्कि ये पिघलता है, जलता नहीं है। इसी वजह से जो नायलॉन के कपड़े होते हैं वो यदि उनमें आग लगती है तो वो जलते नहीं, बल्कि यदि आपने उनको पहन रखा है तो वो आपके शरीर में चिपक जाता है, चिपकने लगता है, क्योंकि वो पिघलता है, जलता नहीं है। पॉलिएस्टर की बात करें तो ये भी एक संश्लेषित रेशा है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं टेरिलिन और एक्रेलिक। तो ऊनी रेशे जैसा दिखने वाला संश्लेषित रेशा, यानी कि जो एक्रेलिक है ये ऊनी रेशे के जैसा दिखता है। और सूती वस्त्र पीली लौ के साथ जलते हैं और इसकी जो गंध है सूती वस्त्रों की, तो गंध कैसी आती है, जैसे कागज़ को जब जलाते हैं तो कागज़ के जलने की जैसी ही गंध आती है सूती वस्त्रों की। और जो राख होती है वो भूरे कलर की होती है। लिनन की विशेषता सूती जैसी ही है, बस राख सूती से ज़्यादा हल्की होती है। रेशम हवा में जल्दी जलता है और रेशम की जो गंध होती है पंख या बालों के जलने के समान होती है। तो आज की वीडियो में हम फ्रेंड्स इतने ही रखते हैं, यही 4 चैप्टर। एंड आगे के वीडियो में अगले चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।